समझता हूँ कि हमेशा जिक्र कभी हम माजी का कर करके हम उसको कुंडल भी कर देते हैं इस माना करके कि उससे जो हमको सीखना है वो सीख हम चुके हैं, हमें नजर आ रहा है, हमें अंदाजा है। आप सबको मालूम है कि करना क्या है। जितने यहाँ जहन अजहान हैं उन सब जहनों के अंदर पाकिस्तान के मसाइल और उनका हल मौजूद है। एक प्रायोरिटाइजेशन करना है सरकार को और आपके जो सॉल्यूशंस हैं उनके लिए एक हाईवे बनाना है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल हाईवे कह लीजिए, मगर वो रास्तों का तयन करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये जो गैर जिम्मेदारी की कैफियत है रियासत की तरफ से और हुकूमतों की तरफ से, उसी का नुकसान है। अच्छा, इसके अंदर दो काम हुए हैं और उनके लिए हमें एहतियात करनी पड़ेगी। एक काम तो ये हुआ कि एक बेसिक रॉ गंदा करप्शन हुआ, दूसरा ये कि इंटेलेक्चुअल करप्शन कह लीजिए या इंटेलेक्चुअल मेरिट को इग्नोर किया। जब आप मेरिट को इग्नोर करते हैं तो अच्छे मशवरों से भी आप तक पहुंचते नहीं हैं और उसका मुकाबला करने के लिए मैं समझता हूं कि उस हुकूमत का पहला फरीजा ये रहा है और कोशिश बहुत की है कि स्टेक होल्डर्स के साथ हर चीज में मशवरा लिया जाए और उसके नतीजे के अंदर ये मामला पैदा हुआ कि मैक्रो इकोनॉमी के हवाले से बहुत सारी चीजों को हुकूमत ने ठीक करना शुरू किया। मैक्रो इकोनॉमी के हवाले से एक बड़ी पिक्चर है, वो फाउंडेशन है मैक्रो इकोनॉमी, जिसके ऊपर आप सब लोग इमारतें बनाते हैं। अगर उस फाउंडेशन के अंदर टेढ़ी ईंट रखी जाएगी, जब ऊपर तक वो टेढ़ी होती है तो 5-10 साल बाद एहसास होता है कि ये दीवार जो है ये टेढ़ी है। तो लिहाजा इस वक्त हुकूमत ने सबसे अच्छा काम ये किया कि मशवरा बढ़ा दिया। अब ये दूसरी बात है कि आपने ये भी कहा कि एम्प्लॉयज फेडरेशन को स्टेक होल्डर्स के इंक्लूजन हो उन कमिटीज के अंदर, बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूँ कि जहाँ चैम्बर्स हैं वहाँ आप हैं, मगर ये नहीं होना चाहिए कि मजीद अजीज कभी एम्प्लॉयज फेडरेशन का मास्क लेकर आए और फिर कभी वो चैम्बर का हो। ये नहीं करिए। उसके बावजूद मैं समझता हूं कि जो एम्प्लॉयज फेडरेशन है उसका भी इनपुट आना चाहिए पॉलिसी बनाने में। जो मैक्रो इकोनॉमी का मामला है, अब एक कैफियत ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान के मुताल्लिक़ हम सब ने, आपने भी सब ने तय किया कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हमें करनी पड़ेगी। क्यों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ करनी पड़ेगी? क्योंकि हमारी ख्वाहिशात, हमारी ज़रूरियात, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्री का बनाना है, तो उसमें बाहर हम कोई चीज़ें भेजेंगे तो हमारी डाइवर्सिटी बढ़ती है, हमारे बाहर से इनपुट होता है, नो हाउ का इनपुट होता है, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। तो जैसे इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स आते हैं तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर यू और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बाहर से पैसा लेकर आ रहे हैं, दोनों चीजों को सोचना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाहर वाले के लिए कर दीजिए और अंदर वाले के लिए ना करें, क्योंकि बाहर वाला तो जब आता है जब आप खुद इन्वेस्ट करने को तैयार हो। पिछले 2-3 साल में इसी बात को देखा गया कि कैसी ऐसी कौन सी चीज है जहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट हो और आपका एक यूथ बल्ज है, उस यूथ बल्ज को जाय मत होने देना। बिकॉज ये ही चंद साल हैं, 10 साल 15 साल, जब आप इस यूथ बल्ज को इस्तेमाल करेंगे। अगर ये यूथ बल्ज को आपने एजुकेट नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, तो ये एक वही पॉपुलेशन ग्रोथ के एतबार से इट विल बिकम अ बर्डन इन द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स ऑन यू। क्योंकि यही यूथ बल जो आज 30, 35, 40 यही 50, 60, 70 का हो जाएगा है? और अगर आपने माशरे को इस काबिल ही नहीं बनाया कि माशरा प्रोड्यूस करे, उस बल्ज का ख्याल रखे, उसके सोशल सेक्टर कुशन्स बनाए मुस्तकबिल में 2040 में 2050 में, तो देन आप फिर उस स्ट्रेस के अंदर मौजूद होंगे कि आपने कल की तैयारी नहीं की। आज जो दिन आया है वो माजी के कल की वजह से, हमारी तैयारियों की कमजोरी की वजह से हम आजमाइश में हैं। मगर देखिए ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है। मैं
कुछ किताबों का आपके सामने जिक्र करूं, वाई नेशंस फेल्स बाय एसिमोग्लू एंड रॉबिन्सन, जैरेड डायमंड की किताब है अपहीवल। ये सब तज्जिया करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सबसे अहम चीज इंस्टीट्यूशंस का क़याम है। लीडरशिप आती है, लीडरशिप जाती है, मगर जो कौमें इंस्टीट्यूशंस बनाती हैं वो चीजों से फायदा उठाती हैं। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप के अंदर, सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर, तो वो 1500 से या 1200 के अंदर मैग्ना कार्टा और फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन द 16th सेंचुरी, उन बुनियादों के ऊपर जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लोग सिक्योर थे इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से, रोजी के एतबार से, लेबर भी सिक्योर थी, लेबर के कुछ राइट्स हो गए थे। हालांकि जब सबसे पहले प्लेग आया इसी तरह का, जैसे अब की कोविड आया, मगर इसमें जानों का नुकसान कम हुआ। जब ब्लैक प्लेग आया तो तकरीबन आधी मगरबी दुनिया का जवान जो है, मर्द जो है, जो काम करने वाला था उस जमाने में, वो मर गया। तो नतीजा ये हुआ कि पहला लॉ वो चैलेंज हुआ कि जो सर्फ्स थे उन्होंने ये कहा कि जी हम जहां मर्जी यहाँ नौकरी करेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ गई बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ नंबर्स। तो लॉ इंग्लैंड ने पहला तो ये लॉ किया कि तुम नहीं बदल सकते, तुम बदलोगे तो तुम्हें मौत की तरफ जाना पड़ेगा, तुम्हें सजा मिलेगी। बट वो सप्लाई एंड डिमांड के एतबार से इंस्टीट्यूशन ऑफ लेबर का एक प्रोटेक्शन हुआ कि भाई तुम सारी जिंदगी और अगली जिंदगियों के अंदर तुम इस एम्प्लॉयर के और इस जमींदार के गुलाम नहीं हो, तुम आजाद हो। तो इस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस बने और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने, जिसके अंदर स्लीपिंग पार्टनर कुड इन्वेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम वेनिस एंड फ्लोरेंस, इटली के अंदर सबसे पहले ये इंस्टीट्यूशन बने। स्लीपिंग पार्टनर का तस्वुर ये बनना, स्टॉक होल्डिंग कंपनीज बनी। आपकी जो सबसे बड़ी जालिम कंपनी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ आई वो ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वॉज अ स्टॉक होल्डिंग कंपनी, जो 200 इन्वेस्टर्स थे इसके अंदर, और इसलिए इन्वेस्ट कर रहे थे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में स्पेन, पोर्चुगल, इन लोगों ने जाकर बड़ा माल लूटा। नॉर्थ अमेरिका में भी ये थोड़ी बहुत कैफियत हुई, तो इन्होंने कहा जी मशरिक की तरफ जाया जाए, वहां भी बड़ा माल है। यहाँ हम तैयार थे लुटवाने को अपने, हमारे मीर जाफर, मीर सादिक थे, वी वर वेटिंग फॉर देम टू कम। और ये जो बड़े सगीर है, ये दुनिया में जीडीपी के एतबार से वॉज उस जमाने में, यानी 16वीं या 17वीं सदी में, जवाल से जरा पहले बहुत उरूज पर था। क्लेम्स ये हैं कि शायद दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो था वो इस बड़े सगीर का था। बल्कि आपको मिसाल दूं कि जो एम्बेसडर आया इंग्लैंड से बॉम्बे के जरिए जहांगीर के कोर्ट में, तो वो उसको 3 साल लगे अपने क्रेडेंशियल्स पेश करने में, 3 साल। उसके बाद जब उसने क्रेडेंशियल्स पेश कर दिए तो उसने लिखा इंग्लैंड वापस कि मैंने ये कभी भी मगरिब की रियासतों के अंदर ये नहीं देखा कि बादशाह जो है वो बाजार में फिरे, और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो ये जो अब आप CSR और वर्कर्स की आप बात करते हैं, तो ये आपने इनहेरिट की हैं ये हमदर्दियां लोगों के साथ। तो उसने कहा कि वो बादशाह साहब जब बाजार में निकले तो मैं पीछे पीछे चलता रहा, तो मैंने देखा कि एक बूढ़े आदमी के साथ, जिसके पास बदबू आ रही थी, गंदे कपड़े थे, उसको बगलगीर किया बादशाह ने और उससे बात की, और तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा उसी मसाइल को सुनता रहा। तो ये बरसगीर वहां पे था। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूं आपके हिस्से की, आपके बाजू की, बांग्लादेश की। बांग्लादेश पिछले यानी कोविड से पहले 7 या 8% ग्रोथ पर था, जो चाइना से ज्यादा था। बांग्लादेश ने 2-3 काम किए जो मैं आपसे आज गुजारिश करना चाहता हूं। बांग्लादेश ने एक काम ये किया कि उसने अपनी लड़कियों को और अपने बच्चों को, लड़कियों को खास तौर पर मैं अलग से कह रहा हूं, तालीम दी। ड्रॉप आउट रेट वहां कम हुआ। इस वक्त 98% ऑफ चिल्ड्रन इन बांग्लादेश गो थ्रू एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन, और औरतें
ان کی معیشت کے اندر ایک بہت بڑا پلر بنی ہوئی ہے. تو لہٰذا یقیناً یہ گروتھ ریٹ ہوگا. اس نے اپنے ہاں انفنٹ مورٹیلٹی، سٹنٹنگ، ان ساری چیزوں کو کرب کر دیا. اس وقت اس کے فگرز ہندوستان سے بھی بہتر ہیں، سٹنٹنگ کے اندر، انفنٹ مورٹیلٹی کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، انوالومنٹ آف ویمن ان انڈسٹریل سیکٹرز. ایک تو ایک زمانہ تھا جب اب آپ دیکھیے کہ پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایک زمانہ تھا جب ایگریکلچر کے اندر ساری فورس لگی ہوتی تھی. انسان بنیادی طور پر ہنٹر گیدرر تھا، پھر وہ فارمر بنا اور صدیوں وہ فارمنگ واز ہز پرائمری پروفیشن. ٹریڈ بھی ہوتی تھی اس کے ساتھ ساتھ، مگر فارمنگ واز اے پرائمری پروفیشن. اور فارمنگ کے اندر لیٹ می گیو یو سم ادر فگرز. فارمنگ کے اندر اس وقت پاکستان کی شاید 50% لوگ فارمنگ کے اندر لیبر پر ہوں گے، عورتیں زیادہ. کیپ دیٹ ان مائنڈ. میں آئی ایم کمنگ بیک ٹو وومن آل دا ٹائم بیکاز دس از این امپورٹنٹ تھنگ جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو فارمنگ کے اندر 50% امپلائمنٹ ہے. اگر آپ یو ایس کو دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو پروڈکشن ہے پر ہیکٹر پروڈکشن وہ آپ سے زیادہ ہے، ٹوٹل ایگریکلچر پروڈکشن وہ آپ سے زیادہ ہے، اور اونلی 1.5% آف دا لیبر از انوالوڈ ان فارمنگ. تو ایفیشنسی جو ہے، جو بزنس ہے، جو انڈسٹری ہے، وہ تو ایفیشنسیز پہ جاتی ہے. مگر کسی وجہ سے ہم نے ایفیشنسیز کو چھوڑ کر ہم نے اجارت داریوں کو ایکسپٹ کیا. ہم نے ایک اسٹیٹک کیفے کی. ہم نے حالانکہ سیڈ ریسرچ کے اعتبار سے بڑی اوریجنل آپ کے یہاں ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی تھی، آپ کی فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی تھی، اور اب وہ حال ہوا کہ فیصل آباد کا گریجویٹ یا ٹنڈو جام کا گریجویٹ کوئی فارمر رکھنے کو تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا کہ میرا بچہ، میرا بھتیجا تم سے زیادہ جانتا ہے نا. تو وہاں پر آئے جب آپ نے ریسرچ بہت پہلے شروع کی تھی اور صحیح کی تھی، کیونکہ سیڈ جو ہے بغیر ریسرچ کے وہاں کام نہیں چلتا. تو میں جہاں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں تو بہت سارے سیکٹرز کا آپ نے ذکر کیا، مگر آپ کے سامنے ایک اور چیز بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو پروڈکشن ہم نے دنیا کے اندر کیا تو ہم یہ بھول گئے کہ دنیا کی سکت کیا ہے. آج سے 50-60 سال پہلے کوئی سوچتا بھی نہیں ہوگا کہ دنیا کی کوئی کیپیسٹی ہوگی. لہذا بناؤ، کھاؤ، بیچو. لوگوں کے ہاں یہ سائیکل ہے نا، پروڈیوس، بائی، سیل، یہ اس حد تک ہم نے بڑھایا جو اچھا بھی ہے، مگر اس حد تک بڑھایا کہ لوگوں کی جو نیڈس تھیں ان کی وانٹس میں ہم نے ٹرانسفارم کیا. دنیا یہ سہ نہیں سکتی، یہ لے کر چل نہیں سکتی. دنیا کے اندر آپ کا فٹ پرنٹ اتنا بھاری ہوگا تو قدرت آپ سے بغاوت کرے گی. نیچر کووڈ کے انداز سے بغاوت کرے گی، اور بہت سارے انداز ہیں بغاوت کرنے کے. سی لیولز کی رائزنگ بغاوت کرے گی، انوائرمنٹ آپ سے بغاوت کرے گی، کیونکہ وہ آپ کا یہ استعمال جو ہے یہ بالکل لائک یور اون ہاؤس، جس کے اندر آپ پیسہ انکم کم ہو خرچ کرتے رہیں، تو دنیا اس کو برداشت نہیں کرے گی. تو لہذا آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے، کیپٹل کی ایک رسپانسبلٹی ہے. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو دیٹ. کیپٹل کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اب کسی ایک انڈسٹری کا میں تصور کر لوں، آپ لوگ مالکان یہاں بیٹھے ہوئے. ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ عورتوں کا امپلائمنٹ، عورتوں کا امپاورمنٹ. آپ لوگ مینٹورز بنے، آپ لوگ مینٹورز بن کے انکریج کریں، لوگوں کو آگے لائیں، ہے نا. جو ڈسیبلڈ ہیں، وہ عورت تو 50% ہے پاپولیشن کی، اس کو آپ ورکنگ سیکٹر سے دور رکھتے ہیں، اس کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کرتے. ماشاءاللہ ٹیکسٹائلز کے اندر یو ہیو این اپارچونٹی، اور بہت ساری اسی طرح سے 10% آپ کے یہاں ڈسیبلڈ افراد ہیں، ان کو آپ مین اسٹریم میں نہیں لاتے، تو اپنی پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ آپ نے اگنور کر دیا. کیسے ترقی کریں گے؟ ترقی ہو نہیں سکتی. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب کہہ دیا کہ عورتوں کی ترقی کے بغیر ملک ترقی نہیں کرتے. آپ کی انڈسٹری کے حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک تو یقیناً پروفٹ ایک آپ کی ذمہ داری ہے، جو اسٹاک ہولڈرز ہیں، آپ خود مالک ہیں تو پروفٹ. دوسری ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کام لیتے ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہیں، جو امپلائیز ہیں، ان کی پارٹیسپیشن، ان کی چیزوں کو آپ کیسے انشور کریں گے، ان کی تعلیم کو کیسے انشور کریں گے، ان کو ایمالومنٹس جو دیں گے تاکہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم مکمل کر سکیں، جو کہ ان کی ہیلتھ کو انشور کریں گے آپ. مطلب if you don't take care of your people تو you are irresponsible, period, nothing else. تو your industry
is of course a profit-based industry, but not at the cost of the working man. वर्किंग मैन को साथ लेकर चलेंगे, और यकीनन आपने जो आज अवार्ड्स दिए होंगे उसमें इन बातों को भी कंसिडर किया होगा. इसको एनकरेज करने की जरूरत है. तीसरा ये कि आपके क्लाइंट्स के साथ पाकिस्तान जो है, एक ब्रांड पाकिस्तान की तरफ हमें जाना है जिसके अंदर हमारे ब्रांड को नुकसान पहुंचाया है हालात में, कुछ हमने खुद, कुछ हमारे दुश्मनों ने, और बहुत इसको रगेदा है दुनिया के अंदर. उस ब्रांड पाकिस्तान को रिकवर करने के लिए एक सिंपल सा उसूल आपको अपनाना पड़ेगा, इज दयानतदारी इन योर डीलिंग्स. पाकिस्तान के साथ अगर कोई डील करे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये अचानक नहीं होगा. आप ये नहीं कह सकते किसी से भरोसा कर लो और हम कसम खाने को तैयार हैं. डजंट वर्क लाइक दिस. एक ट्रस्टवर्दीनेस आप क्रिएट करते हैं, और वो ट्रस्टवर्दीनेस आपके अपने ताल्लुकात के अंदर, आपको अपने दोस्तों के अंदर आपको मालूम है कि यार ये बंदा जो है ये परफॉर्म करता है, ये करता, ये अमानतदार है. तो लिहाजा इट विल टेक टाइम, बट यू हैव टू स्टार्ट. ये जो कैफियत थी कि पाकिस्तान से प्रोड्यूस गया और उसकी क्वालिटी कमजोर थी, जो वादा था उससे कम था, गेट आउट ऑफ दैट. ब्रांड पाकिस्तान विल नॉट रिकवर इफ सच प्रैक्टिसेस कंटिन्यू. तो ये आपके ऊपर प्रैक्टिस आती है, ये इसके ऊपर पुलिस नहीं लगती, इसके ऊपर सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये आपकी अपनी डीलिंग्स हैं. मगर इसके अंदर आप अपने इंसिस्ट करिए, नुकसान हो, बट यू मस्ट स्टैंड बाय योर वर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. चौथी चीज जो है आपकी जिम्मेदारी, वो सोसाइटी के साथ है, माशरे के साथ है, जिसके अंदर आपका CSR भी आएगा, जिसके अंदर एनवायरनमेंट भी आएगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप तसव्वुर करें. आप लोग कार खैर करते हैं, आपने कोविड में किया, यह है माशरे के साथ आप, यू आर कीपिंग पेस विद सोसाइटी, यू आर नॉट एन एक्सप्लॉइटर, यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. इस चीज से आप सिर्फ साबित नहीं करते, आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करते हैं. और चौथी चीज ये कि मुस्तकबिल का आप क्या कर रहे हैं. कराची के अंदर भी मैं वाकिफ हूं, आप भी वाकिफ हैं कि जी डिस्चार्ज ऑफ केमिकल वेस्ट है कराची के अंदर, मिसाल बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप मुस्तकबिल के भी जिम्मेदार हैं कि आपके मुल्क के अंदर ये सारी चीजें, इसका आप ख्याल करें. एक होता है वॉलंटरी कार खैर. बिल गेट्स फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ एंड्रयू फॉरेस्ट, जिसने और जिसकी बीवी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दे प्रॉब्ली वर्थ $30 बिलियन, उन्होंने और उसकी बीवी ने यह तय किया कि हम अपनी जिंदगी में अपना सारी चीज कार खैर पर लगाएंगे. ब्रिलियंट आइडिया, ठीक है ना. हमारा अंदाज आम तौर पर तरीक़ेकार ये होता है कि पैदा बिरहना होते हैं, फिर कपड़े मिलते हैं, फिर तरबियत होती है, फिर चीजें जमा करने लगते हैं, फिर जो मिला होता है उसके साथ उसको जमा करते करते, लड़ते भिड़ते, लोगों को धक्का देते हुए, कोनी मारते हुए, जब मौत आती है तो फिर बिरहना कफन के अंदर फिर जमीन में चले जाते हैं. सारी जिंदगी जमा कर करके, जो खा नहीं सकते, जो सो नहीं सकते, जो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर मेहनत करते हैं. करिए जरूर, मगर एक मोहब्बत के साथ, एक हमदर्दी के साथ, जमीन के साथ मोहब्बत करके, लोगों के साथ मोहब्बत करके. तो मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूं कि एक वॉलंटरी होता है और उस वॉलंटियरिज्म को हम एनकरेज करना चाहते हैं, नॉट फोर्स्ड. और पाकिस्तान जिसमें इतने मुखय्यर लोग हैं, तो उनके हवाले से मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर ये कार खैर का जज्बा बड़ा गहरा है. मगर बार बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं. एक और चीज आपके सामने जिक्र करूं कि वेल्थ डिस्पैरिटी दुनिया में बढ़ रही है. द पीपल आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर, और खास तौर पर इस तरफ, मगर मर्द के अंदर भी यही हाल है, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ. फॉर एग्जाम्पल 70s और 80s के अंदर ये था कि द पुअरेस्ट पेड अमेरिकन वर्कर एंड द मोस्ट वेल पेड अमेरिकन वर्कर के अंदर 1:20 का डिस्ट्रीब्यूशन था, मगर अब 1:1000 तक बात पहुंच गई है, इतनी डिस्पैरिटी. अच्छा, जो माशरे के अंदर तनाव होता है, जिसको स्ट्रेस कह लीजिए, वो इस वजह से भी होता है कि भूखा न रहे कोई, जरूर होता है. मगर मगरब के अंदर तो कोई भूखा नहीं है, मगर तनाव ये भी होता है कि दूसरा इतना कमा रहा है, मैं इतना कमा. ये स्ट्रेस जो माशरे के अंदर है, ये वेल्थ डिस्पैरिटीज की वजह से होता है. इस्लाम का तरीक़ाकार कभी नहीं था. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उसको आप देखें, खुलफाए राशिदीन की जिंदगी देखें, तो बड़े बड़े नाम आपके यहाँ मौजूद हैं उनसे सीखने के लिए. हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बनना नहीं चाहते थे,
جو خلیفہ جس کا انتقال ہوا اس نے اپنے بچے کو بیٹے کو نہیں بنایا، ان کو بنا دیا. بیٹے نے آبجیکشن کیا، انہوں نے کہا جی ابھی سب لوگ دوبارہ طے کریں، میں تو خود بھی نہیں بننا چاہتا. جب بن گئے تو گھر میں آتے ہی انہوں نے کہا، اور بڑے رئیس آدمی تھے، ان کی بیوی جو تھی انہوں نے بھی بہت کچھ انہیریٹ کیا تھا. گھر آتے ہی انہوں نے کہا کہ جتنے ملازم ہیں ان کو بلا لو، میں ان کی تنخواہ دینے کے قابل اب نہیں ہوں گا. جس نے میرے ساتھ رہنا ہے رہے، جس نے جانا ہے جائے. بیٹا آتا تھا کہتا تھا کہ اماں یہ ہر وقت گوبھی ہی کھلاتی ہو تم. تو اماں نے کہا اس کی کہ سب سے سستی سبزی جو بازار میں وہ گوبھی ہے. دس واز دا اسپرٹ آف شیئرنگ ان سوسائٹی، ہے نا. اس جائگینٹک جائنٹس کے آپ انہیریٹرز ہیں آف انٹلیکچوئل ویلتھ، انٹلیکچوئل ڈائریکشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اب بن رہا ہے وہ ایک ایسا پاکستان بنا. دنیا میں اس وقت مورالٹی کہیں نہیں ہے. دنیا میں آپ یہ دیکھیے کہ جو ادارے حقوق انسانیت کے اوپر قائم تھے وہ حقوق انسانیت کو پامال کرتے ہوئے، مشرق وسطیٰ کا آپ حال دیکھ لیجئے کہ جھوٹ کے اوپر مشرق وسطیٰ کا ستیہ ناش کیا. حقوق انسانیت کے اعتبار سے ایسٹ تیمور آزاد ہوگا مگر فلسطین اور کشمیر آزاد نہیں ہوں گے. یہ جو انسانی فیصلوں کے اندر مورالٹی کے آگے اب ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. تو مجھے تو امید صرف پاکستان پر اب ہے کہ اگر دنیا کے اندر اخلاقی اقدار کے اعتبار سے جو ویکیوم ہے وہ اگر پورا ہوگا تو ایک ڈائنامک قوم سے پورا ہوگا جو جمہوریت کی بنیاد پر بنی. آپ نے ووٹ دیا، ووٹوں کی بنیاد پر ہندوستان کا بر صغیر کے اندر الگ الگ ملک بنے، اور اس کے بعد آپ کا ویژن، آپ نے سیکھ بھی بہت لیا. آپ نے دہشت گردی سے گزر گئے، آپ نے پولرائزیشن سے آپ گزر گئے. آپ جو آپ کے پڑوسی ملک انہی گڑھوں کے اندر گر رہے ہیں، آپ اس سے نکل چکے ہیں. آپ نے سیکھ بہت لیا. صدر ڈاکٹر عارف علوی کراچی میں امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان کے ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. پاکستان کی برآمدات بڑھانے کی ضرورت ہے. صدر مملکت نے کہا کہ ذہنی صلاحیت